बुलडोजर मॉडल पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक। मोदी योगी अब क्या करने वाले हैं? जिस बुलडोजर से अपराधी कांपते थे उसके रुकने पर अखिलेश ओवैसी बम बम क्यों हुए? योगी का सुदर्शन मॉडल क्या अब बुलडोजर मॉडल की जगह लेने वाला है? सबसे पहले इसका जानते हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीफ जस्टिस के घर पर गणेश आरती करने चले गए थे तो कुछ लोग छाती पीट रहे थे कि जैसे कोर्ट की आजादी खतरे में आ गई। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले कर दिए जो इन्हें अच्छे लग रहे हैं तो यही लोग तालियां ठोक रहे हैं। तालियां बजाते हुए भूल गए कि कुछ दिन पहले यही लोग कोर्ट के बारे में क्या क्या कह रहे थे। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल के लिए रोक लगाई तो इन लोगों को अच्छा लग रहा है। कुछ दिन पहले केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देकर रिहा कर दिया तो वो इनको अच्छा लगा। यही इस इकोसिस्टम का डबल स्टैंडर्ड है जिसमें ये नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश के सिस्टम को सवालों के घेरे में कब खड़ा कर देते हैं, या तो समझते ही नहीं या इनको फर्क नहीं पड़ता। इनके मन के हिसाब से अगर चीजें हो जाएं तो अच्छी, इनके मन के हिसाब से ना हो तो फिर कोसने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। आज अगर बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑर्डर इनके मन मुताबिक ना आता तो ये लोग फिर वही काम करते। लेकिन आज तो इस इकोसिस्टम की बाँछें खिल गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर के एक्शन पर फिलहाल के लिए फुल स्टॉप लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह दिया कि बुलडोजर को पार्किंग में लगा दीजिए, अभी नहीं चलेगा ये, या बुलडोजर से कोई और काम ले लीजिए, लेकिन बुलडोजर का इस्तेमाल किसी का घर गिराने के लिए फिलहाल तो नहीं होगा। यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों में राजनीति में बुलडोजर मॉडल बड़ा पॉपुलर हुआ। लोगों ने भी इसकी तारीफ की कई बार कि अरे बुलडोजर मॉडल से खौफ अपराधियों में पैदा हुआ। खास तौर पर यूपी के योगी मॉडल में तो बुलडोजर बड़ा स्पेशल है जिसकी वजह से बहुत सारे दूसरे राज्यों ने भी यूपी में सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल को फॉलो किया और इस बुलडोजर मॉडल को बड़ी पॉपुलैरिटी मिली। धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहे थे और पब्लिक भी खुश थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगाने के लिए कह दिया और बुलडोजर के ड्राइवर को फिलहाल रुक जाने के लिए बोल दिया कि अभी रुको, अभी मत चलाओ। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन की देश भर में चर्चा हो रही है और आपको इसकी एक एक डिटेल बताऊंगा कि क्या बुलडोजर मॉडल खत्म हो गया, अब बुलडोजर मॉडल रहेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं बुलडोजर, क्या होगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर पहले से सुनवाई चल रही थी क्योंकि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कई याचिकाएं लगाई गई थी। ये याचिकाएं लगाने वालों में मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद समेत कई दूसरे लोग भी थे। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन बंद करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक देश भर में प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर बुलडोजर चलाना जरूरी है तो हमसे पहले परमिशन लो, मतलब कोर्ट से परमिशन लो तब बुलडोजर चलाना, ऐसे नहीं चलेगा। हालांकि कोर्ट का यह ऑर्डर पब्लिक प्लेस में किए अतिक्रमण को हटाने पर लागू नहीं होता, लेकिन इस फैसले पर भी कई राजनीतिक दल खुश हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। अब सवाल यह कि अगर बुलडोजर एक्शन रुक जाएगा तो इससे सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें आ जाएंगी क्योंकि अतिक्रमण करने वाले तो मानते नहीं हैं, वो तो बुलडोजर की ही भाषा समझते हैं और इस देश में हर दिन कहीं ना कहीं अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलता ही रहता है। हालांकि कोर्ट ने कुछ जगहें बताई हैं जहां बुलडोजर चलेगा, लेकिन मोटे तौर पर जो ये मैसेजिंग थी कि भाई अपराधी ने अपराध किया और अगर उसकी अवैध संपत्ति है तो उस पर बुलडोजर चल जाता था, वो काम 1 अक्टूबर तक नहीं होगा, कोर्ट ने कह दिया। खास तौर पर यूपी में बुलडोजर की बड़ी चर्चा होती है। ऐसा माना जाता है कि कोई बड़ा एक्शन तभी होता है जब बुलडोजर चलता है। इसलिए आज यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर पर सुनवाई के दौरान बड़ी बात कही। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। तुषार मेहता ने कहा कि बुलडोजर एक्शन रोकने से उस कार्रवाई पर असर पड़ेगा जिसमें कानूनी रूप से अतिक्रमण हटाया जाता है, क्योंकि यूपी सरकार का स्टैंड है कि हम किसी को ऐसे ही थोड़ी, किसी ने अपराध किया और उसका लीगल घर है तो जाके तोड़ देते हैं। यूपी सरकार कह रही है कि भाई जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन है वही इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ते हैं, ये लीजिए कागज देख लीजिए। तो उनके वकील ने कहा कि भाई इससे दिक्कत होगी, लेकिन इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक आपके हाथ रोक दिए जाएंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। मतलब ये फाइनल रोक नहीं लगी है, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि जब अगली सुनवाई तक रुकिए, अभी इतना क्या आपको दिक्कत हो रही है। सुनिए, इंडी गठबंधन के नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बाप रे बाप बम बम हो गए, खुश हो रहे हैं। जरा इनका रिएक्शन देखिए एक बार, फिर आगे की बात बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, समाजवादी पार्टी इसका वेलकम करती है और सभी जो उत्तर प्रदेश के जो डीएम हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपने गैर कानूनी तरीके से
गैर संवैधानिक तरीके से सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चापलूसी के लिए, चाटुकारिता के लिए अगर आपने मुसलमानों, पिछड़े, ब्राह्मण समाज के मकानों को बुलडोज करने की कोई भी एक्टिविटी करी आपने, तो आपका जो शिजरा है वो 27 के बाद आप याद रखेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आया है सारी सरकारों को, राज्य सरकारों को, जिन्होंने बुलडोजर जस्टिस एक माध्यम बना लिया था, एक टूल बना लिया था कि माइनॉरिटी को किस तरीके से तंग करें, माइनॉरिटी के जो घर हैं उसमें उसको तोड़ने का काम करें और लॉ एंड ऑर्डर को दरकिनार कर कर, नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस को दरकिनार कर कर जो ये काम हो रहा था उसको रोकने का काम किया है। उम्मीद करती हूँ, अभी तो हियरिंग कोर्ट में चल ही रही है, आने वाले समय में ये जो डायरेक्टिव दिया है वो डायरेक्टिव से वर्डिक्ट बनेगा। ये जो बुलडोजर का नया तरीका अपना लिया था ये केंद्र प्रदेश की सरकार ने, योगी जी ने, ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये दबाने का, लोगों को बर्बाद करने का और पूरी तरीके से लोगों को, अपने विपक्षियों को विशेष रूप से चुन चुन के ऊपर कार्रवाई करने का तरीका अपनाया था। और कानून में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। कानून निर्णय करेगा, कानून तय करेगा कि कौन व्यक्ति दोषी है, कौन निर्दोष है। यानी इंडी अलायंस के नेता ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे ये फाइनल वर्डिक्ट आ गया, जबकि अब ये फैसला 1 अक्टूबर तक ही लागू है। सपा के नेता तो डीएम को धमकाने भी लग गए कि 27 के बाद हमारी सरकार आएगी तो देख लेना क्या होगा। ये हिसाब है। और प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि भाई माइनॉरिटीज पे एक्शन हो रहा है। कितने ऐसे अपराधी थे जो हिंदू थे, उनके घर पर भी एक्शन हुआ। हिंदू भी माइनॉरिटी है क्या? बुलडोजर एक्शन की सबसे ज्यादा चर्चा यूपी में होती है। बुलडोजर एक्शन को योगी आदित्यनाथ का ही मॉडल माना जाता है और यूपी में बुलडोजर एक्शन को लेकर हाल ही में अखिलेश यादव और सीएम योगी भिड़ भी गए थे। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अटैक करने का मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। यह उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। अब ना बुलडोजर चल पाएगा ना उसको चलाने वाले, दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। आज बुलडोजरी सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया। अब क्या वो बुलडोजर का भी नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करेंगे? दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है। सुनिए बुलडोजर पर अखिलेश यादव ने जो कहा है वो भी सुनवा देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि बुलडोजर एक्शन रुके या ना रुके, कानून व्यवस्था को सही रखने के लिए सीएम योगी रुकने वाले नहीं है। अखिलेश जिस बात से खुश हो रहे हैं उस पर अखिलेश को योगी ने कैसे जवाब दिया है वो बताऊंगा। पहले अखिलेश यादव को सुनिए। देखिए, बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव इस बात से खुश हैं कि बुलडोजर एक्शन पर योगी की जो टीआरपी बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि यूपी में योगी के आने से पहले एक वक्त ऐसा था कि कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौतियां थी। माफिया का बोलबाला था, अपराधियों को किसी तरह का खौफ ही नहीं था। लेकिन आज गुंडे माफिया अपराधियों में खौफ है और यह खौफ एनकाउंटर और बुलडोजर जैसे एक्शन की वजह से। यूपी में बड़े माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन हुआ, यूपी में जमीन माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन हुआ, यूपी में दंगा फैलाने के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ, यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। यानी अपराध करने वालों पर एक्शन हुआ और इंडी अलायंस के नेता खुश हैं कि बुलडोजर रुक गया है। लेकिन अब अगर यूपी में बुलडोजर एक्शन रुक जाएगा तो योगी भी रुक जाएंगे क्या? पब्लिक कह रही है ऐसा नहीं है। आज सीएम योगी ने क्लियर कर दिया कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता भी नहीं होगा। कोई भी कानून को ठेंगा दिखाएगा तो उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। इसलिए बुलडोजर एक्शन पर खुश होने वाले एक बार आज योगी को भी सुन लें कि योगी आदित्यनाथ क्या मैसेज दे रहे हैं।
कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रदेश के अंदर ऐसा रखा गया है जहां हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, आज न दंगाइयों का पता है और न दंगों का कहीं पता है। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। उनकी परेशानी उनको शुरू हो गई है, क्योंकि इसी से उनकी रोजगार चलता था। आपके रोजगार पर ठोकर मारते थे, लेकिन जब दंगे होते थे इसमें अपनी रोटी सेकने के लिए जाते थे। लेकिन अगर कोई कानून को ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसको उल्टा लटकाने की ताकत भी रखता है। इस प्रकार का एक जज्बा भी सरकार का दिखना चाहिए, और वही कार्य ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर किया। बॉस, यही बात योगी आदित्यनाथ की उनके विरोधियों को पसंद नहीं आती। वो खुला बोलते हैं बॉस कि कानून उल्टा लटकाने की भी ताकत रखता है। यानी यूपी की कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए सीएम योगी किसी बुलडोजर के मोहताज नहीं है। बुलडोजर तो सिर्फ एक तरीका है जिससे अपराधियों में खौफ आता है। भाई, केस तो सालों साल चलते हैं। अपराध करने वाले को लगता है आज किए हैं, पता नहीं कब फैसला आएगा, जान दो। लेकिन जब बुलडोजर का एक्शन होता है तो उसको लगता है कि अरे यार, मेरे घर वाले भी परेशान होंगे। अपराध करने के पहले वो 4 बार सोचता है। उसको लगता है मेरी संपत्ति खत्म हो जाएगी। हालांकि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे अपराधियों को टाइट किया जा सकता है, और सीएम योगी ने इसका इशारा भी दे दिया। सुनिए सीएम योगी क्यों मुरली और सुदर्शन का जिक्र करने लगे। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। यानी जो लोग बुलडोजर मॉडल पर फिलहाल के रोक पे खुश हैं, उनको तो घबराना चाहिए कि अभी सुदर्शन मॉडल बचा हुआ है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोकने के साथ साथ यह भी क्लियर कर दिया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को नहीं रोक रहा है वो। अगर किसी सड़क पर अतिक्रमण होता है तो उसे हटाया जा सकता है। अगर किसी फुटपाथ पर अतिक्रमण होता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। अगर रेलवे लाइन के किनारे किसी ने कब्जा किया है तो उस पर एक्शन हो सकता है। तालाब, नदी के किनारे अतिक्रमण हुआ है तो उस पर बुलडोजर चल सकता है। अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उस पर बुलडोजर चलाने में कोई रोक नहीं। वैसे भी बुलडोजर चलाने का मकसद यह नहीं था कि किसी का घर तोड़ देना है। बुलडोजर तो एक मैसेजिंग है अपराधियों के लिए कि वो दोबारा कोई अपराध करने से खौफ खाएं और दूसरे अपराधी भी सबक ले कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इंडी गठबंधन ने बुलडोजर एक्शन को हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर ऐसा प्रचारित कर दिया मानो बुलडोजर में सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जबकि यूपी में तो बुलडोजर अगर माफिया अतीक के ठिकानों पर चला तो गैंगस्टर विकास दुबे के ठिकाने पर भी चला भाई। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि बुलडोजर एक्शन को फिलहाल के लिए रोका जाए तो इंडी गठबंधन को मौका मिल गया कि एक बार फिर इसमें हिंदू मुसलमान कर दें। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि एक वर्ग विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होता है। सुनिए एक बार। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, इस वक्तव्य का, इस टिप्पणी का स्वागत करती हूं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने एक बात पूरी तरह से साफ कर दी है कि ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। ये करारा तमाचा है उन सब लोगों पर जो न्यायपालिका पर ताला लगाकर बुलडोजर जस्टिस करते हैं। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात आगे और कही है कि बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर चलाने का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है बुलडोजर जस्टिस एक बिल्कुल अराजक समाज में गुंडे करते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं करते। मैं आशा करती हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी जो चीप कॉपीज बीजेपी की मध्य प्रदेश से लेकर बाकी जगहों में बनी हुई है, छत्तीसगढ़ में, वहां पर वो लोग इस बात को समझेंगे। बुलडोजर चलाना नफरत की आंधी को भड़काना है। एक ही समुदाय विशेष के खिलाफ, एक ही वर्ग विशेष के खिलाफ चलाया जाता है। हर तरह के कानून ताक पर रखकर चलाया जाता है। इंडी गठबंधन बहुत हड़बड़ी में। अभी कोर्ट का फाइनल फैसला आया भी नहीं। ये लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कहीं इनको उल्टा ना पड़ जाए।
दूसरा, बार बार यह कहना कि एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष के ऊपर बुलडोजर चलता है, उनके घरों पे चलता है, यह बहुत गलत बयान है। फैक्ट्स कहते हैं ऐसा नहीं है। इसलिए नफरत की आंधी कौन चला रहा है, यह दिख रहा है। इंडी गठबंधन का यही आरोप रहता है कि बुलडोजर एक्शन को एक समुदाय विशेष के खिलाफ चलाया जाता है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, उसमें भी यही आरोप लगाया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों पर कुछ भी नहीं कहा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डिमोलिशन की कार्रवाई जहां भी हुई, वहां कानून का पालन हुआ है बॉस। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक अर्जी में यह आरोप लगाया गया कि किसी व्यक्ति का धर्म देखकर बुलडोजर एक्शन हुआ है। लेकिन अगर ऐसा है तो एक भी ऐसी घटना बता दीजिए जिसमें कानून का पालन नहीं किया गया और बिना कानून का पालन किए बुलडोजर चला दिया गया। मतलब सरकार के वकील ताल ठोक के कोर्ट में कह रहे हैं बॉस कि एक केस दिखाओ जिसमें नियम का पालन नहीं किया हो बुलडोजर चलाते हुए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप ही गलत है। एक तरफ से ये नैरेटिव बना रहे हैं ये लोग। तुषार मेहता ने कहा कि जो प्रभावित पक्ष है उन्होंने संबंधित कोर्ट का रुख नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने अवैध कंस्ट्रक्शन किया है और अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस उन्हें मिलता रहा है। तुषार मेहता ने यह दलील दी कि किसी व्यक्ति के घर पर सिर्फ इसलिए बुलडोजर नहीं चलता कि वो किसी अपराध में शामिल है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस नैरेटिव से प्रभावित नहीं हो रहे, हम अवैध निर्माण को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बाहर जो बातें हो रही हैं वो हमें प्रभावित नहीं करती। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या नहीं। यानी अगर किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है ये कोर्ट को दिखता तो कोर्ट नहीं बोलता कि नहीं बॉस आप कर रहे हैं मुसलमानों को टारगेट। कोर्ट ने तो नहीं कहा। लेकिन बाहर जिनको मुसलमानों का वोट चाहिए वो हर बात में मुसलमान मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन हिंदू मुस्लिम की सियासत करने वालों को मौका मिल गया। असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन आ गया। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिख दिया कि बुलडोजर अन्याय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। कानून का पालन होना चाहिए। राज्य सरकारें बदला लेने, सामूहिक दंड देने और भीड़ को खुश करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। जो कांग्रेस बुलडोजर एक्शन को अवैध बताकर बीजेपी पर हमला कर रही है वो शायद ये भूल गई है कि उनकी अपनी राज्य सरकारें भी योगी के बुलडोजर मॉडल की मुरीद हो चुकी है। जैसे आप राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए। जनवरी 2023 में वहां कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी नहीं थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बुलडोजर एक्शन कराया था क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोगों का नाम पेपर लीक में आया था। तब आपका बुलडोजर ठीक था। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने कहा था कि बुलडोजर मॉडल यूपी का नहीं राजस्थान का है। 2019 से ही अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर चल रही है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा था भाई योगी को क्या क्रेडिट दे रहे हो बॉस, बुलडोजर मॉडल तो राजस्थान का है। तो जब क्रेडिट लेना हो तो इनका है, जब गाली देना हो तो योगी का है। जैसे दिल्ली का शराब घोटाला ढूंढ के लाई कांग्रेस, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस, और जब केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो गाली पड़ी बीजेपी को। इसी तरह आप देखिए जब भी बीजेपी के किसी राज्य में कोई बड़ी घटना होती है ना तो यही इंडी गठबंधन वहां के मुख्यमंत्रियों से पूछता है कि आप बुलडोजर क्यों नहीं चलाते। जैसे 7 सितंबर को अखिलेश यादव ने एक सरकारी कर्मचारी के घूस लेते हुए पकड़े जाने की घटना का जिक्र किया और पूछा कि क्या कर्मचारी के घर पर बुलडोजर चलेगा या किसी विशेष श्रेणी में आवेदन मिल जाएगा। इससे पहले 8 अप्रैल को अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पर उस घटना का जिक्र किया था जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दरोगा से हिंसक बर्ताव का आरोप लगा था। इस पर भी अखिलेश यादव ने पूछा था कि अब देखते हैं इन असामाजिक तत्वों के घरों पर बुलडोजर कब चलता है। यानी जब ये चाहें तो चला दो, लेकिन जब आप चला रहे हो तो दिक्कत है। दिक्कत यह है कि अपराधी के साथ, अपराधी पर होने वाले एक्शन के खिलाफ इंडी अलायंस के नेता खड़े हो जाते हैं सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। खैर अभी सुप्रीम कोर्ट से फाइनल फैसला नहीं आया है, 1 अक्टूबर तक के लिए रोक है, देखते हैं आगे क्या होगा। पाठशाला में बगली क्लास, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे केजरीवाल का वो प्लान जो बीजेपी कांग्रेस भी ना सोच पाई क्या? आतिशी का अफजल गुरु वाला कनेक्शन जो केजरीवाल ने चाहा बीजेपी वही कर रही है क्या? केजरीवाल शीश महल छोड़ेंगे या वहीं रहेंगे? क्या खबर आई अब इसका चलता है। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। आज केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन सीएम की कुर्सी छोड़ने से पहले केजरीवाल ने कुछ ऐसा किया जिसके जरिए उन्होंने दिल्ली में आगे की राजनीति का गहरा गेम प्लान सेट कर दिया। और यह केजरीवाल का ऐसा प्लान है जिसे ना बीजेपी समझ पाई ना ही कांग्रेस इसके बारे में सोच पाई। केजरीवाल का यह प्लान क्या है
जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सिर के ऊपर से चला गया, ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए। हो सकता है बाद में ये काउंटर करे, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा लगा उनके ऊपर से बाउंसर निकल गया। कैसे ये प्लान केजरीवाल का उनको फंसा सकता है दिल्ली में, बीजेपी और कांग्रेस को, इसके बारे में आज आपको डिटेल में बताऊं। क्योंकि मैंने देखा सारे लोग ऊपरी झापरी एनालिसिस कर रहे हैं कि अरे बना दिया आतिशी को, बना दिया आतिशी। क्यों बनाया बॉस, ये तो बताओ पब्लिक को। वो हम बताएंगे पाठशाला में। लेकिन सबसे पहले यह समझ लीजिए कि केजरीवाल का यह प्लान तब से एक्टिव हो चुका है जब से यह तय हुआ कि केजरीवाल की जगह पर दिल्ली के नए सीएम के तौर पर केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी बैठेंगी। बहुत सारे नामों पर चल रहे कयासों के बीच आतिशी का नाम नए मुख्यमंत्री के तौर पर आया। केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले आज आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें आतिशी के नाम को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के लिए चुन लिया गया। खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। वैसे तो आम आदमी पार्टी में कई नेता और मंत्री हैं, फिर भी केजरीवाल ने आतिशी का नाम क्यों आगे बढ़ाया, इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वरिष्ठता में तो आतिशी का नंबर बहुत पीछे है, फिर आतिशी को क्यों चुना? क्या केजरीवाल को किसी और नेता पर विश्वास नहीं था? क्या किसी और नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी? आतिशी को सीएम बनाने की इनसाइड स्टोरी क्या है? इन सारे सवालों के जवाब अभी आपको पाठशाला के इस चैप्टर में मिल जाएंगे। क्योंकि आतिशी को दिल्ली का नया सीएम चुन लेने का फैसला ऐसा फैसला नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि आतिशी नहीं तो फिर किसे सीएम बनाना। सीएम बनाने के लिए केजरीवाल के पास लोगों की कमी नहीं थी। भाई गोपाल राय थे, इतने पुराने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। सौरभ भारद्वाज थे, सौरभ भारद्वाज कम एड़ी रगड़े हैं पार्टी को बढ़ाने में। कैलाश गहलोत थे, या फिर किसी ऐसे नेता का नाम केजरीवाल ले सकते थे जिसका नाम सुनकर सब सरप्राइज रह जाते, जैसे नीतीश कुमार ने एक वक्त में जीतन राम मांझी को सीएम बनाकर सबको सरप्राइज दे दिया था। लेकिन दुनिया जानती है कि आज नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच कैसा आंकड़ा है, 36 का। शायद केजरीवाल यही रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे, इसलिए आतिशी का नाम सामने आया। क्योंकि आप ये बात ध्यान रखिए कि आतिशी वो नेता हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक मनीष सिसोदिया के साथ काम किया। मनीष सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे तो शिक्षा नीति को बनाने और अमल करवाने में आतिशी का बड़ा रोल रहा है। और जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए थे तो उनके बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी आतिशी ने संभाली थी। यानी कुल मिलाकर आतिशी मनीष सिसोदिया की विश्वास पात्र हैं और मनीष सिसोदिया केजरीवाल के विश्वास पात्र हैं। अब चूंकि मनीष सिसोदिया को तो बनाना नहीं था, तो फिर किसको बनाए? तो फिर जो मनीष सिसोदिया का खास है, जो उनका विश्वास पात्र है, उनके कैंप का है, यानी आतिशी, उनको बना दिया गया। अब मनीष सिसोदिया को केजरीवाल सीएम नहीं बना सकते थे, इसलिए यह फैसला लिया गया कि भाई मनीष सिसोदिया का जो करीबी है उसको बना देते हैं, ताकि कल को कुर्सी खाली करवानी हो तो दिक्कत ना आए। आतिशी को जब आज ये जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने क्या कहा, एक बार वो सुन लीजिए। फिर आपको दिखाता हूं कि केजरीवाल ने कितनी जबरदस्त पॉलिटिक्स की है। असर क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उन्होंने कैसे एक तीर से कई निशाने साधे हैं वो समझाऊंगा। पहले आतिशी को सुनिए। मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मुझे सुख, मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। वैसे तो ये सबको पता है कि दिल्ली को केजरीवाल ही चलाएंगे, भले ही वो सीएम की कुर्सी पर हों या ना हो। और ये बात खुद आम आदमी पार्टी के नेता खुले तौर पर मान रहे हैं कि चुनाव के बाद तो केजरीवाल को ही सीएम बनना है। लेकिन आतिशी को ही सीएम के तौर पर अभी चुनना, किसी और को सीएम न बनाना, इसकी एक वजह तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई केजरीवाल को कोई भरोसेमंद चेहरा चाहिए था जिस पर आतिशी पूरी तरह से फिट बैठती है। क्योंकि वो केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद मनीष सिसोदिया की सबसे भरोसेमंद पात्र है। लेकिन इसके साथ ही केजरीवाल ने आतिशी को सीएम इसलिए भी बनवाया क्योंकि महिला चेहरा होने की वजह से आतिशी के सीएम बनने का विरोध आम आदमी पार्टी में कम होगा, ऐसी संभावना है। किसी पुरुष नेता को सीएम बनाते तो शायद विरोध की संभावना ज्यादा थी। सीएम पद के कई दावेदार सामने आ सकते थे। इसके अलावा आतिशी को सीएम बनाने से केजरीवाल का एक फायदा यह भी है कि स्वाति मालीवाल के केस के बाद जो माहौल बना उसे काउंटर किया जा सकता है। एक महिला को सीएम बनाकर केजरीवाल ने संदेश दिया कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है।
क्योंकि ममता बनर्जी के बाद आतिशी देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी, यानी स्वाति मालीवाल के आरोपों की धार भी कम होगी और चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा मिल सकता है। क्योंकि आप यह बात भी ध्यान रखिए कि दिल्ली के 1,47,00,000 मतदाताओं में से 67 लाख महिला मतदाता हैं और आतिशी दिल्ली की सिर्फ तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित, बस ये 2 महिला मुख्यमंत्री रही। इसके अलावा केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देने की योजना शुरू की थी, लेकिन यह योजना अभी तक अटकी हुई। केजरीवाल की पूरी कोशिश होगी कि चुनाव से पहले महिलाओं को इस योजना की एक किश्त जारी कर दें। अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है तो एलजी की तरफ से योजना को रोका जाता है तो महिला मुख्यमंत्री होने के नाते आतिशी दिल्ली की महिलाओं की सिंपैथी हासिल कर सकती है। केजरीवाल की रणनीति तो ठीक है, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर केजरीवाल ने अपने हिसाब से एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया, लेकिन बीजेपी ने तो आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली की भावी सीएम, जो कि अब तो सीएम हो गई, उनके लिए जब अनाउंसमेंट हुआ था तभी से बीजेपी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल ने मजबूरी में आतिशी को सीएम बनाया है। आतिशी के परिवार ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। महिलाओं को कठपुतली की तरह ट्रीट करती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली को अब मार्क्सिस्ट और लेनिन चलाएंगे क्या? दिल्ली बीजेपी से लेकर केंद्रीय मंत्री तक सभी ने आतिशी के परिवार पर अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने का आरोप लगाया। लेकिन यही आरोप लगाकर कैसे बीजेपी केजरीवाल के ट्रैप में, उनकी पॉलिटिक्स के ट्रैप में फंसी, आपको यह आगे बताऊंगा। पहले बीजेपी नेताओं को सुनिए। आतिशी का पूरा नाम क्या है? आतिशी मरलेना। मुझे वही तो पता लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मरलेना, मार्क्सिस्ट और लेनिन नाम को जोड़ के मारलेना बनाया। तो दिल्ली को कोई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट चलाएगा क्या? हम आतिशी मरलेना कौन है क्या है मेरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन विचार जो अफजल गुरु का तो फांसी हुआ, अफजल गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में अटैक किया, इनोसेंट लोगों को मारा, लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं लगना चाहिए करके आतिशी का ये परिवार वालों ने ही तो पूरा ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। लेकिन क्या बीजेपी वही कर रही है जो केजरीवाल चाह रहे हैं? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी जो बातें आतिशी को लेकर कह रही है, बीजेपी जिस तरह से आतिशी को टारगेट कर रही है, क्या वो बातें केजरीवाल को पहले से पता नहीं होंगी कि भाई आतिशी को बनाऊंगा तो ये सब सवाल उठेंगे? क्या केजरीवाल को आतिशी से जुड़े ऐसे विवाद के बारे में पता नहीं होगा? ये आज का थोड़ी है, ये पहले भी मुद्दा उठ चुका है कि भाई आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु की फांसी न दी जाए उसको, उसका सिग्नेचर कैंपेन चलाया था। फिर भी आतिशी को ही सीएम बनाया, तो इसके पीछे कोई तो सोच और प्लान रहा होगा अरविंद केजरीवाल का। क्योंकि सीधी सी बात है कि केजरीवाल को भी पता है कि आतिशी को सीएम बनाने से अफजल गुरु और मार्क्स और लेनिन का मुद्दा उठेगा। लेकिन क्या केजरीवाल यही चाहते थे यह मुद्दा उठे? क्या यही उनका प्लान है कि आतिशी पर को टारगेट किया जाए और उन पर सवाल उठें? मैं बताता हूं, यही उनका प्लान है। आतिशी को लेकर ऐसे विवाद उठने से केजरीवाल से जुड़े विवादों पर चर्चा कम होगी, क्योंकि केजरीवाल के साथ एक विवाद नहीं है, शराब घोटाले का मामला है, शीश महल का विवाद है। अगर राजनीतिक विरोधियों का फोकस केजरीवाल पर ना होकर आतिशी पर शिफ्ट होगा तो इससे केजरीवाल को फायदा होगा। यानी बीजेपी ट्रैप में फंस रही है जब वो आतिशी आतिशी कर रही है। केजरीवाल यही चाहते हैं कि बीजेपी आतिशी आतिशी करे, केजरीवाल करना कम करे, क्योंकि इस्तीफा देकर केजरीवाल खुद को अब सरकार से अलग कर चुके हैं। वो अपने इमेज मेकओवर में लगे हैं। सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद शीश महल को भी छोड़कर केजरीवाल चाहेंगे कि इसके विवाद से पीछा छुड़ा सके, एक इमेज बना सके कि मैंने कुर्सी छोड़ दी, देखो मैंने शीश महल, बोलते थे ये लोग, शीश महल छोड़ दिया, देखो। इसके अलावा आतिशी पर सियासी अटैक होंगे तो इससे सिंपैथी लेने की भी कोशिश आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार जरूर करेगी, क्योंकि अब फ्रंट पर कुछ महीने के लिए आतिशी रहेंगी। आतिशी ने यह जता भी दिया कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी रणनीति क्या होने वाली। सुनिए आतिशी को, फिर आगे की बात बताता हूं। आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे दो काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना
कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलके दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। यानी अरविंद केजरीवाल का सीधा सीधा प्लान यह है कि केजरीवाल से सवाल ना करे बीजेपी, वो आतिशी करे, फोकस शिफ्ट। केजरीवाल ने दिल्ली का विकास नहीं किया, फाइलें रुकी रहीं, शीश महल बना, ये सवाल पूछने के बजाय आतिशी और अफजल गुरु का मामला उठे, इससे भी केजरीवाल की पॉलिटिक्स को फायदा होता है। यानी केजरीवाल ने जिस सोच के साथ सीएम की कुर्सी छोड़ी, अब तक चीजें तो उसी सोच के हिसाब से चलती दिख रही। बीजेपी भी वही गलती कर रही है जो वो 2015 से लेकर अब तक दिल्ली में करती आई। आप देखिए बीजेपी के आरोपों से केजरीवाल को किस तरह से फायदा हुआ था। बीजेपी ने 2015 के चुनाव से पहले केजरीवाल को उपद्रवी, गोत्र और नक्सली बताया। केजरीवाल ने इसे अपनी जाति से जोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि केजरीवाल को बम्पर जीत मिली। साल 2020 के चुनाव के दौरान बीजेपी ने केजरीवाल को आतंकी तक कह दिया। केजरीवाल ने तब कहा था कि वो दिल्ली के बेटे हैं और दिल्ली के बेटे को बीजेपी ने आतंकी कहा। 2020 में भी प्रचंड बहुमत से केजरीवाल की सत्ता में वापसी हुई। अब बीजेपी आतिशी को अफजल गुरु वाले मामले से जोड़कर आरोप लगा रही है। इस पूरे मामले में भी वोट को पोलराइज करके हिंदू मुसलमान कर दिया जाएगा और इसमें नुकसान बीजेपी का होगा। क्योंकि आप ये याद रखिए कि दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां पर एक नई नवेली पार्टी जो आम आदमी पार्टी बनी, उसने इतिहास रच दिया था चुनाव जीतकर और 67 सीटें जीतकर। क्यों? क्योंकि दिल्ली में हिंदू मुसलमान जाति वाली पॉलिटिक्स से अलग डेवलपमेंट वाली नई पॉलिटिक्स को लोगों ने पसंद किया था। तो जितना हिंदू मुसलमान जाति आतंकी वगैरह पे मुद्दा जाएगा उतना ही बीजेपी को नुकसान होगा, केजरीवाल को फायदा होगा। जितना बीजेपी केजरीवाल ने काम क्यों नहीं किया ये पूछती रहेगी, उतना बीजेपी को फायदा होगा। और फिलहाल बीजेपी ट्रैप में फंसी हुई है। वो आतिशी अफजल गुरु कर रही है। वैसे भी अफजल गुरु जैसे मुद्दे हों या फिर हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, यह चुनावों में हावी होगा तो इससे केजरीवाल को कोई नुकसान नहीं, इससे उनका फायदा ही है। क्योंकि ऐसे मुद्दे जब उठते हैं तो फिर जनता से जुड़े मुख्य मुद्दे बैकग्राउंड में चले जाते हैं और फिर सारा ध्यान विवादित मुद्दों पर ही रहता है। जैसे आप देखिए कि 2020 में दिल्ली चुनाव से ठीक पहले क्या हुआ था। 2019 में दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट हुआ था। मुस्लिम समाज के लोगों ने सीएए के विरोध में लंबा प्रोटेस्ट किया, लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान केजरीवाल शांत रहे, कोई बयान नहीं दिया केजरीवाल ने। ना ही हिंदुओं को नाराज किया, ना ही मुसलमानों को नाराज किया। नतीजा यह हुआ कि हिंदुओं के वोट भी मिले और मुसलमानों के तो एक तरफा बम्पर वोट मिले। दिल्ली में जो मुस्लिम वोट एक वक्त पर एक तरफा कभी कांग्रेस को जाता था, वो केजरीवाल को शिफ्ट हो गया। आप 2015 के विधानसभा चुनाव का हाल देखिए, वहां पर क्या स्थिति थी, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मुस्लिम वोट जो है वो केजरीवाल के लिए बम्पर शिफ्ट हुआ। दिल्ली में अगर आप देखिए, दिल्ली 2015 का जो विधानसभा था उस चुनाव में, यह आपको मुस्लिम वोट का बता रहा हूं, मुस्लिम वोट किसको कितना मिला। 2015 में कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिला 20% और आम आदमी पार्टी को मिला 77%। बॉस, आप सोचिए किस तरह से बम्पर वोट आम आदमी पार्टी के लिए शिफ्ट हुआ। फिर 2019 में शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव मुसलमानों ने केजरीवाल के लिए फिर एक तरफा वोट किया। और अगर आप 2020 का चुनाव देखें जो शाहीन बाग के उस प्रोटेस्ट के बाद हुआ था, कांग्रेस को मुसलमानों का वोट मिला दिल्ली के अंदर 13% और जिस आम आदमी पार्टी को पिछली बार 77% मुसलमानों का वोट मिला था, वो बढ़कर चला गया 83% पे। बॉस, 83%। यानी अगर दिल्ली में हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हुई तो इसमें केजरीवाल का ही फायदा है। इसलिए जिस तरह से आतिशी पर हमले किए जा रहे हैं, उसमें अफजल गुरु का नाम लाया जा रहा है, उससे केजरीवाल को ही फायदा होगा और बीजेपी सेल्फ गोल कर रही है। केजरीवाल का एक फायदा और है और वो फायदा यह है कि जो मुस्लिम वोट हाल फिलहाल में फिर से कांग्रेस की तरफ जाने लगा था, वो केजरीवाल की तरफ फिर से आ जाएगा जब यह अफजल गुरु वाला मामला जो है वो तेजी पकड़ेगा। क्योंकि हिंदू मतदाताओं के लिए केजरीवाल हिंदुत्व का कार्ड चल देते हैं। जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल हनुमान मंदिर गए थे, लेकिन केजरीवाल की टेंशन कांग्रेस बढ़ा रही है। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर भले ही केजरीवाल का पिछले 2 विधानसभा चुनाव से एकाधिकार हो गया था,
लेकिन 2022 के एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने केजरीवाल को झटका दे दिया था। 2022 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में 42% वोट मिले, जबकि विधानसभा चुनाव में 53.5% वोट मिले थे। यानी 2 साल में ही आम आदमी पार्टी का करीब करीब 11% वोट कम हो गया। दूसरी तरफ एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को 12.16% वोट मिले, जबकि विधानसभा चुनाव में उसका वोटिंग प्रतिशत 4% के करीब था, यानी उसका 8% वोट बढ़ गया। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी से टूटकर कांग्रेस में वापस जाने लगा। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस के 9 पार्षद जीते और कांग्रेस ने 9 में से जो 7 पार्षद जीते वो मुसलमान हैं। 9 में से 7 मुस्लिम बहुल ओखला में 5 पार्षद जीते। यहां से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह विधायक हैं। यहां आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत सकी, 2 कांग्रेस ने जीती और 2 बीजेपी ने। इसी तरह से सीलमपुर में 4 पार्षद सीटें हैं। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी 1 भी सीट नहीं जीत पाई। यानी आतिशी से जुड़े विवादों को देखते हुए भी उन्हें सीएम बनाना केजरीवाल का एक पॉलिटिकल स्ट्रोक हो सकता है, जिसमें पहले ही दिन बीजेपी फंसती दिख रही है, क्योंकि जितना अफजल गुरु का मुद्दा उठेगा उतना मुसलमान वोट जो है वो, ऐसा कई जानकारों को लगता है कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ फिर से शिफ्ट हो जाएगा। और जो कांग्रेस की तरफ एमसीडी की तरफ में चुनाव में मुसलमान वोट जाता दिख रहा था, वो अगर रुक गया तो कांग्रेस को नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा होगा। केजरीवाल के सियासी विरोधी अगर दिल्ली के मुख्य मुद्दों पर चलें तो इससे केजरीवाल को परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये आरोप लगते रहे कि एलजी से टकराव का मामला हो, या फिर केजरीवाल से जुड़े विवाद हो, या फिर जेल से सरकार चलाने की जिद हो। इन सब वजहों से दिल्ली के काम अटके हुए हैं, जिसमें केजरीवाल अब चाहते हैं कि नया सीएम बनाकर चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा काम करवाए जाएं। इसलिए शायद यह बड़ी वजह है कि केजरीवाल ने अचानक सीएम की कुर्सी छोड़ी, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, भाई एक विश्वास पात्र को सीएम की कुर्सी दी, महिला फेस को दे दिया तो स्वाति मालीवाला वाला केस भी पीछे चला गया। महिला को सीएम बनाया तो पुरुष विधायक जो है वो कुछ बोलने से बच रहे हैं, और साथ ही अफजल गुरु का मामला जो है वो बीजेपी ने खुद ही उठा दिया। अब जितना वो मामला उठेगा, जितना आतिशी पे अटैक होगा, उतना केजरीवाल साइड में रहेंगे और अपनी पॉलिटिक्स जो है वो फिर से इकट्ठा करने के लिए उनको समय मिलेगा। मुस्लिम वोट बैंक जो है वो वापस लौटने की उम्मीद बढ़ेगी। यानी केजरीवाल ने बहुत सोच समझकर आतिशी को सीएम बनाया है। और इसीलिए अगर आप राजनीति में देखेंगे तो कई जानकारों को लगता है कि राहुल गांधी की राजनीति ना अभी केजरीवाल से बहुत पीछे है। केजरीवाल जो है ना वो एक नेता के तौर पर सोचने में राहुल गांधी से बहुत आगे। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली में बीजेपी क्या केजरीवाल पर फोकस रख पाती है, क्या वो मुद्दे उठा पाती है, और दिल्ली में और क्या होता है, इस पर हमारी नजर रहे। पाठशाला में आज की स्पेशल क्लास। खुद के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने किसे बर्थडे गिफ्ट दे दिया? 74 किलो का लड्डू, 41 लाख का मुकुट, पीएम मोदी के जन्मदिन पर बटे अनोखे गिफ्ट्स, मोदी का स्कूल, चाय की टपरी और अनसुने किस्से। पीएम मोदी के आज जन्मदिन पर यह स्पेशल चैप्टर देखिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है और उनके इस बर्थडे की सबसे खास बात यह है कि उनके तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी आज ही पूरे हुए। इसलिए इस खास बर्थडे को पीएम मोदी के फैंस अलग अलग तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई 74 किलो का लड्डू बांट रहा है, किसी ने 12 घंटे की मेहनत से पीएम मोदी की एक अनोखे स्टाइल से पेंटिंग बनाई है, कहीं पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए हवन हो रहा है। आज पूरी दुनिया से पीएम मोदी को जन्मदिन के बधाई संदेश आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सब से अलग आज अपने जन्मदिन पर छुट्टी लेने की बजाय ओडिशा में काम करते दिखे। आज प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर में पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों की चाबी देने लाभार्थियों के घर पहुंच गए। यानी बर्थडे पीएम मोदी का था और उन्होंने नए घर का गिफ्ट लाभार्थियों को दे दिया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर अपनी मां हीराबेन की उनको याद आ गई। दरअसल पीएम मोदी कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाते, वो कोई केक नहीं काटते, वो किसी सरकारी खर्चे पर, किसी बड़े से शिप पर या हवाई जहाज में अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर अपनी मां हीराबेन से आशीर्वाद लेने गांधीनगर जाया करते थे और उनके हाथ से मुंह मीठा करके वापस दिल्ली आते थे। लेकिन अब मां रही नहीं दुनिया में, इसलिए जन्मदिन पर मां के हाथ से मुंह मीठा करने का सिलसिला भी रुक गया। आज जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के घर पहुंचे तो उस परिवार के लोगों ने पीएम मोदी को उनकी पसंदीदा खीर खिलाई।
परिवार के लोगों को पता था कि आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर पर पीएम मोदी की तरफ से मकान के रूप में सबसे कीमती गिफ्ट मिला इस परिवार को। इसलिए पीएम मोदी को खीर खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया गया। इस दौरान पीएम मोदी भावुक भी हो गए। अपनी मां को याद करते हुए एक किस्सा भी शेयर किया। पहले आप वो किस्सा सुनिए, इसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से पीएम मोदी को देश भर से बर्थडे विशेज आई हैं। तस्वीरें देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन पहले जरा पीएम को सुनिए। मैं हमारे एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उनके घर भी गया था। उस परिवार को भी अपना नया पीएम आवास मिला है। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। गांव, गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी समाज के जीवन में आ रहा ये बदलाव, उनकी ये खुशियां ही मुझे और मेहनत करने की ऊर्जा देती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जिस परिवार को घर गिफ्ट कर रहे थे, उस परिवार से उन्होंने बात भी की। वहां क्या चर्चा हुई, जरा वो भी सुनिए। ठीक लग रहा है ये सर, वो वाले घर से ये वाले घर बहुत अच्छा लग रहा है। ये घर बहुत अच्छा है। ये सर, वो वाला घर तो घर ही नहीं होगा। नहीं सर, यहाँ रोज खाना बनाने के लिए नई जगह था, हाँ। और डॉक्टर जाने के लिए ठीक था। हाँ। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सब अच्छा है। सब अच्छा हाँ। है। यानी प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन में दूसरों को गिफ्ट देकर खुश थे। आज सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर ओडिशा के लाखों लोगों को रिटर्न गिफ्ट दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने आज ओडिशा में सुभद्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। आज इस योजना की पहली किश्त 5,000 रुपए 25 लाख महिलाओं को दी गई है। ओडिशा में चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने यह गारंटी दी थी कि महिलाओं को अगले 5 साल तक 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने आज अपना वादा निभा दिया। इस दौरान पीएम मोदी उन महिलाओं से भी मिले जो लखपति दीदी योजना के तहत अपना बिजनेस कर रही हैं। इसमें ज्यादातर महिलाएं कपड़े सिलने का काम करती हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने एक महिला टेलर को ऐसे प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया कि वो भी चौंक गई। सुनिए पीएम मोदी ने आज किस चीज का ऑर्डर दे दिया। आप जो सुभद्रा योजना बनाए हैं, हाँ। जो महिलाओं के लिए, हाँ। वो मतलब हम आपको कैसे मतलब धन्यवाद दें, वो समझ में नहीं आ रहा है। सर, आप हमारे भारत हाँ। के हीरो हो। वो कोयले में से निकलता है हीरा। कोहिनूर हीरा सर, कोहिनूर हीरा। हाँ। सर, पूरा भारत के नहीं, पूरा मतलब आप पूरा नेशनल इंटरनेशनल सबसे भी हीरो है आप हमारे गांव में आए, हम बहुत खुश है, ग्रामवासी भी बहुत खुश है। इंडिपेंडेंट होने के लिए आप बैंक से लोन देते हैं, इसीलिए हम बहुत आभारी है आपके। क्या बिजनेस करते हैं? सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं जी ऐसा कुर्ता बना दोगी? हाँ, जरूर बना लेंगे। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी को दीजिए, मैं पहनूंगा। पीएम मोदी के अपने जन्मदिन पर ओडिशा में व्यस्त रहने की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन देश भर में लोगों ने अपने अलग अलग अंदाज से उनका जन्मदिन मनाया। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के जन्मदिन मनाने के लिए वाराणसी पहुंच गए। यहां सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और 74 किलो का एक विशाल लड्डू प्रसाद के रूप में लोगों को बांटा। दरअसल आज पीएम मोदी 74 साल के हुए हैं, इसलिए सीएम योगी ने 74 किलो का स्पेशल लड्डू बनवाया और इसे पूजा के बाद लोगों में बांटा गया।
इस कार्यक्रम से पहले सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में हवन भी किया। तो ये उस 74 किलो के लड्डू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको पीएम मोदी के वाराणसी के उस जबरदस्त फैन के बारे में भी बताता हूं जिसने एक अलग अंदाज में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। इन भाई साहब ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी के संकट मोचक मंदिर में 3 स्वर्ण मुकुट दान की। अब ये मुकुट मंदिर में विराजे भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को पहनाए जाएंगे। इन मुकुट का वजन करीब 1.25 किलो है और इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड का इस्तेमाल हुआ है। इन सभी स्वर्ण मुकुट की कीमत करीब 41 लाख रुपए बताई गई। संकट मोचन मंदिर में सोने के मुकुट दान करने वाले शख्स का नाम अरविंद सिंह है, जिन्होंने पीएम मोदी की अच्छी सेहत के लिए मंदिर में यह दान दिया उनके जन्मदिन पर। मतलब नरेंद्र मोदी के लिए आप देखिए, लोगों का कनेक्ट देखिए। पीएम मोदी को चाहने वाले लोग किस किस तरह से उनका जन्मदिन मना रहे हैं, इससे जुड़ा एक और वीडियो देखिए। यह पीएम मोदी की एक तस्वीर है जिसे चेन्नई की रहने वाली एक 13 साल की बच्ची ने तैयार किया है। कमाल की बात यह है कि इस बच्ची ने लगातार 12 घंटे की मेहनत से इसे तैयार किया। इस तस्वीर को बनाने में कई तरह के अनाज और दालों का इस्तेमाल हुआ। इस बच्ची की पीएम मोदी के प्रति स्नेह और सम्मान को देखते हुए यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हो रहा है और इस बच्ची की बड़ी तारीफ भी हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट के बारे में भी आपको बताता हूं, जिसमें पीएम मोदी का पूरा बायोडेटा किसी ने छाप दिया। इस पोस्ट में पीएम मोदी के बारे में जो बातें लिखी गई हैं वो जरा देखिए। इसमें लिखा है, नाम नरेंद्र मोदी, सीएम रहे 13 साल, पीएम रहे 10 साल, लीव यानी छुट्टी ली 0, स्कैम किया 0, हाउस घर 900 स्क्वायर फीट में जो कि खरीदा था 2002 में, कीमत थी 1 लाख रुपए, प्रॉपर्टी 0, फेवर्स डन टू हिज फैमिली यानी अपने परिवार के लिए क्या कुछ अलग से कुछ कर दिया, फेवर कर दिया 0, बिगेस्ट एलिगेशन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा आरोप क्या है, हार्डकोर पैट्रियट है यानी कट्टर देशभक्त हैं, ये उन पर सबसे बड़ा आरोप है। इन सारी बातों को देखकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इस पोस्ट में पीएम मोदी के जीवन के 74 सालों का सार छुपा हुआ है। पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन पर लोग सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं। इनमें से बहुत सी तस्वीरें उस दौर की हैं जब नरेंद्र मोदी गुजरात में अपने घर वडनगर और अहमदाबाद के बीच अपने जीवन के दिन गुजार रहे थे। इन तस्वीरों के बीच एक तस्वीर 1967 की है जिसमें नरेंद्र मोदी 17 साल की उम्र के हैं और वो दिख रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, ये 17 साल के नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं जब नरेंद्र मोदी अपना घर छोड़कर तपस्या के लिए जंगल जाने का विचार बना चुके थे। अब आपको नरेंद्र मोदी के बचपन के दौर की भी तस्वीरें दिखाता हूं जो एक ऐतिहासिक हेरिटेज साइट बन चुकी है। यह वडनगर में मौजूद नरेंद्र मोदी का वो स्कूल है जिसमें उन्होंने शुरुआती शिक्षा पूरी की थी। यह नरेंद्र मोदी का स्कूल है। इस स्कूल का नाम वडनगर प्राइमरी स्कूल है, लेकिन अब इसे प्रेरणा स्कूल के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब स्कूल की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है और इसमें पूरे भारत से प्राइमरी एजुकेशन के लिए बच्चे आ रहे हैं। यहां पर पढ़ाई के साथ खाने और रहने की सुविधा भी दी जाती है। पीएम मोदी के बचपन की बात हो और उनकी चाय की दुकान की चर्चा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब आपको नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी की उस चाय के स्टॉल को दिखाता हूं जिसमें नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे। यह है वो चाय का स्टॉल। यह वडनगर का पुराना रेलवे स्टेशन है जहां यह चाय की स्टॉल आज भी मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वडनगर का नया रेलवे स्टेशन बन चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो चाय की दुकान थी वो वैसी की वैसी है और इसे बदला भी नहीं गया है। आज की तारीख में यह चाय की दुकान हेरिटेज साइट बन गई है जिसे लोग देखने आते हैं कि देखें नरेंद्र मोदी कहां चाय बेचते थे। तो जो लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी चाय बेचते भी थे या नहीं थे, भैया चाय की दुकान वडनगर के पुराने रेलवे स्टेशन पे आज भी मौजूद है। नरेंद्र मोदी एक तरफ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी संभालने के लिए चाय बेचते थे, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण के लिए हिंदुत्व का प्रचार करने में भी जुटे थे। उस दौर में भी नरेंद्र मोदी के भाषण सुनने के लिए लोगों की भीड़ आ जाया करती थी। आज आपको 1980 के दशक की वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जिसमें नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के बारे में भाषण देते दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर साबरकांठा जिले के एक छोटे से शहर प्रांतिज की है। अब इस तस्वीर का इतिहास भी सुनिए। दरअसल 1984 में गुजरात के छोटे से शहर प्रांतिज में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। इस दौरान दंगाई हिंदू समुदाय के ऊपर हमले कर रहे थे जिससे बहुत से हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हो गए। इस घटना के बारे में प्रांतिज के लोगों ने नरेंद्र मोदी को बताया। उस समय नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में संघ के विभाग प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी प्रांतिज गए और हिंदू समुदाय के साथ कई बैठकें की। नरेंद्र मोदी ने लोगों को समझाया कि हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने लोगों को अहिंसा के रास्ते हिंदुत्व की शक्ति का संदेश दिया। मोदी ने कहा कि अगर हिंदू अपनी संगठित शक्ति का प्रदर्शन करें तो कोई ताकत हिंदुओं की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती।
इसके लिए नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर एक शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में हिंदू शामिल हुए। इस यात्रा से पहले नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं की एकजुटता पर एक ऐसा भाषण दिया जिससे दंगाइयों को तगड़ा मैसेज मिल गया। इसके बाद पूरे इलाके में दंगे रुक गए और लोगों के बीच हिंदुत्व की शक्ति का संदेश पहुंच गया। यानी लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी आज ऐसे ही इतने पॉपुलर हो गए। भैया, बड़ा लंबा सफर रहा है और आज वो 74 साल के हो गए। देश उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है।